हाय मित्रों, द स्टडी आइस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमारे 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आप जरूर देखिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए साथ में। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि सरकार ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए समर्पित एक नॉन लैप्सेबल फंड स्थापित किया है तो इनमें निम्नलिखित किस स्रोत से धन प्राप्त कर सकता है। आपको बताना है जो सरकार ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा से जो फंड स्थापित किया है, जो गैर व्यापक हैं, उसके स्रोत कौन से हैं जिससे वो आयातित हो सके, जिसमें उसमें आय में वृद्धि हो सके, उस कोष की प्रतिपूर्ति हो सके। इसमें हमारा पहला कह रहा है भारत की संचित निधि, दूसरा कह रहा है अधिशेष रक्षा भूमि के विमुद्रणीकरण, और तीसरा कह रहा है रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है उसके विनिवेश से। तो बताना है इसमें तीनों कथन में से कौन से कथन सही है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, इसमें पहला कथन हमारा सत्य है क्योंकि इसमें संचित निधि से भी धन प्राप्त किया जा सकता है। साथ में जो रक्षा भूमि है उसका विमुद्रीकरण करके भी इसमें धन प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन ये हमारा जो कह रहा है रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उसका यदि विनिवेश करे, ये आश्रय होता है या तो उसको किसी दूसरी कंपनी को सौंप दे अपनी हिस्सेदारी आदि सरकार, जो उससे आय होती है वो भी इसमें डाली जा सकती है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो हमारे तीनों कथन सत्य होते हैं मित्रों। पहला भी कथन सत्य है, इसमें संचय नदी से भी धन डाला जा सकता है और अधिशेष से भी धन डाला जा सकता है, और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में उनके विनिवेश से भी धन डाला जा सकता है। इस दृष्टि से हमारा देखें तो तीनों कथन इसके सत्य हो गए। आपको सही आंसर पूछा, इसका सही ऑप्शन डी हो गया। इसके बारे में मित्रों जान लीजिए। ये कह रहा है रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकताओं और बजटीय आवंटन के बीच अंतर को बांटने और महत्वपूर्ण रक्षा पूंजी व्यय, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। रक्षा का जो पूंजी व्यय है उस उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है, ये भी आपको सही से ध्यान रखना चाहिए। और आगे ये कह रहा है ये नॉन लैप्सेबल फंड है, गैर व्यापक है, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। और इनके जो सोर्स है, ये सोर्स आपको बता रहे हैं। देखो संचय निधि से किया जा सकता है, विनिवेश प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है, और रक्षा भूमि के विमुद्रीकरण से भी धन प्राप्त किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। पहला कथन हमारा ये कह रहा है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। जो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके विनिर्माण को तेजी से अपनाने के लिए रोड मैप प्राप्त करता है। आपको बताना ये हमारा पहला कथन सत्य है या असत्य है। दूसरा कह रहे हैं जो ये मिशन प्लान है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान के भाग के रूप में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन करने के लिए भारत में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण फेम इंडिया तैयार किया। आपको बताना है या इस प्लान के तहत फेम इंडिया किया या नहीं किया गया, और ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया है या नहीं किया गया, आपको बताना है। तो मित्रों हमारा पहला कथन आपको इस मिशन के ऑब्जेक्ट या से पता चल जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देना, साथ में इसको अपनाने के लिए भी प्रोत्साहन करना। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो जाता है। लेकिन मित्रों ये दूसरा कह रहा है अगर आप फेम इंडिया का विनिर्माण से संबंध है तो सड़क और परिवहन जो मार्ग मंत्रालय है, राजमार्ग मंत्रालय है, वो कैसे इसको प्रमोट करेगा, वो कैसे नोडल हो सकता है। विनिर्माण होगा तो कोई औद्योगिक सेक्टर का होगा मंत्रालय, तो इसका आश्रय ये है कि इस भारी उद्योग मंत्रालय है वो इसको हैंडल कर रहा है, ना कि परिवहन मंत्रालय। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया और पहला कथन सत्य हो गया। तो इसका सही आंसर हमारा एक हो गया, ऑप्शन ए। आपको सही पूछा है। ये आपको देखो इसके बारे में कह रहा है ये राष्ट्रीय नेशनल दस्तावेज है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और साथ में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको लागू किया गया, आपको ये भी ध्यान करना चाहिए। ये जो एक दृष्टि और रोड मैप, क्या विजन है और क्या रोड मैप है, इसको कैसे हम प्राप्त करेंगे, ये इस उद्देश्य से इसको अपनाया गया है। और जो ये वाहन है ये इलेक्ट्रिक
वाहन है ये प्रदूषण रहित वाहन है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी दृष्टि से इसको अपनाया गया था। और दूसरा कथन मित्रों हमारा इसलिए गलत हो गया, देखो ये भारी उद्योग विभाग है जो उसके द्वारा ये स्थापित किया गया, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जो फेम इंडिया 2015 है ये इम्पोर्टेंट स्कीम है मित्रों, इसके बारे में भी आपको सही ढंग से पढ़ लेना चाहिए। इस दृष्टि से इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया, केवल और केवल एक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा हमारा ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। इसमें ये कह रहा है कार्बन क्रेडिट एक इलेक्ट्रॉनिक इकाई है जो 1 किलोग्राम CO2 समकक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। आपको बताना है ये इलेक्ट्रिक इकाई है या नहीं है, और ये जो कार्बनिक क्रेडिट है जो 1 किलोग्राम को प्रतिनिधित्व करती है या नहीं करती है, आपको ये भी बताना चाहिए। तो मित्रों आपने अगर कार्बन क्रेडिट के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा तो इसको 1 किलोग्राम की दृष्टि से ना देख के इसको 1 टन की दृष्टि से देखा जाता है। 1 टन कार्बन CO2 का एमिशन करना 1 कार्बन क्रेडिट के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। दूसरा ये कह रहा है डीकार्बनाइजेशन आर्थिक प्रणाली या व्यक्तिगत कार्बन उत्सर्जक इकाई के रूपांतर को संदर्भित करता है। ये कह रहा है जो डीकार्बनाइजेशन है वो व्यक्तिगत या आर्थिक प्रणाली इकोनॉमिक्स में जो उत्सर्जक इकाई है, जैसे कोई भी कार्बन उत्सर्जन कर रही है उसके रूपांतरण, उसको हटा के कोई दूसरी तकनीकी लाना या दूसरी वस्तु लाना, क्या यही है क्या? तो मित्रों ये हमारा कथन इतना सत्य हो गया, क्योंकि उत्सर्जक जो भी प्रदूषक है, प्रदूषण करने वाले इंस्ट्रूमेंट है, उसको हटा के उसके जगह दूसरे इंस्ट्रूमेंट लगाना ही डीकार्बनाइजेशन होता है, और ये उत्सर्जन में कमी करेगा ये भी कह रहा है। तो ये भी हमारा कथन सत्य हो गया, ये कमी की बात कर रहा है। कार्बन की तीव्रता को कम करेगा ये भी मित्रों सही है, और रूपांतर भी करेगा ये भी हमारा कथन सत्य हो गया। तो इसका सही आंसर 2 हमारा सही हो गया। तीसरे का आंसर केवल और केवल 2 होगा, ऑप्शन बी। इसके बारे में जान लीजिए कार्बन क्रेडिट के बारे में। देखो ये 1 टन की बात कर रहा है, इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया, और दूसरा कथन हमारा सत्य ही है। ये कह रहा है डीकार्बनाइजेशन आर्थिक प्रणाली या व्यक्तिगत कार्बन उत्सर्जन इकाई के रूपांतरण को संदर्भित करता है, ये प्रत्यक्ष और रूप से उत्सर्जन तीव्रता को कम करता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से तीसरे का आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया, केवल 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरह का आपको जो सुप्रीम कोर्ट केस है वो दे रखे, और दूसरी तरफ वो किससे संबंधित है ये दे रखे, आपको सही सुमेलित बताना है। इसमें आपको सही सुमेलित पूछा ये भी ध्यान रखना चाहिए। पहला कह रहा है AK गोपालन मामला मौलिक अधिकारों में संशोधन। दूसरा कह रहा है शंकरी प्रसाद केस निवारण निरोध कानून की वैधता। तीसरा ऑप्शन कह रहा है मेनका गांधी केस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो मित्रों आपने अगर गोपालन वाला नहीं पढ़ा, आपने मेनका गांधी का बात तो जरूर पढ़ा होगा। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करना है, इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन तो सत्य हो जाता। तो तीसरा तो सब में आ रहा, हम एलिमिनेशन मेथड से इसको आसानी से नहीं निकाल देंगे। तो दूसरा कथन ये शंकरी प्रसाद वाला, इसके बारे में बता देता हूँ मित्रों, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। तो दूसरा एलिमिनेशन से निकाल देते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी कैंसिल हो गया और ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचा या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। तो ये 3 तो दोनों में है, तीसरा तो हमारा सही हो गया। तो मित्रों इसके बारे में बता देता हूँ, जो गोपालन मामला है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, ये निवारक निरोध से संबंधित है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन गलत हो गया। तो इसका सही आंसर केवल और केवल 3 होगा, ऑप्शन बी 4 नंबर का डी। अब इनके केस के बारे में आपको जान लीजिए, ये कब थे, किस अधिकारों से संबंधित थे, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा। जो गोपालन केस था, सुप्रीम कोर्ट ने निवारक निरोध कानून के प्रावधानों के तहत इसको सुनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक ये 21 अनुच्छेद है अपना जीवन जीने का अधिकार, उस दृष्टिकोण को भी अपनाना है, आपको ये भी ध्यान रखना है। जो शंकरी प्रसाद का केस है 1951 का, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन
असत्य हो गया था और दूसरा भी असत्य हो गया था। और जो मेनका गांधी वाला है 1978 में, तो आर्टिकल जो 21 है उससे संबंधित जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, जीवन जीने का अधिकार होता है, उससे संबंधित है। इसमें इसका विस्तार किया गया था, इसमें निजता को भी जोड़ा गया, काफ़ी कुछ इसमें जोड़े गए हैं। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए 21 के तहत कौन कौन से अधिकार आते हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इस पर क्वेश्चन बन सकता है अलग से। इस दृष्टि से देखें तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर केवल और केवल बी हो गया, क्यों हमारा ए और 2 गलत हो गए, या उल्टा दे रखा है। शंकरी प्रसाद है मौलिक अधिकारों से संबंधित था, गोपालन ये था निवारक निरोध से संबंधित था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में चर्चित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। आपको जो साइबर अपराध को रोकने के उद्देश्य से जो एक संस्थागत ढांचे की स्थापना की गई है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसके बारे में बताना है। ये किस मंत्रालय से जुड़ा है? तो आपको पहला कथन ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूसरा कह रहा है नीति आयोग, तीसरा कह रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो मित्रों, आपने ये गौर किया होगा, तो ये नीति मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो ही नहीं सकता है। आप थोड़े गृह मंत्रालय में कंफ्यूज हो सकते हैं, गृह मंत्रालय इसका नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो सकता है। तो मित्रों बता देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका नोडल इकाई नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसकी नोडल इकाई गृह मंत्रालय ही है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा इसका आंसर सी सही होगा। मित्रों आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही में स्थापित हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर सी हो गया, गृह मंत्रालय के तहत ही साइबर अपराध को रोकने के उद्देश्य से स्थापित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये देखो कह रहा है गृह मंत्रालय की बात कर रहा है, इस दृष्टि से हमारा पहला सी कथन सत्य हो गया, गृह मंत्रालय। ये जो समन्वित और व्यापक तरीके से साइबर अपराध है उसे निपटने के उद्देश्य से एक मंच प्रदान कर रहा है। सभी साइबर अपराध से संबंधित संस्थागत ढांचा है उसको एकीकृत करता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो गया। और इसी के साथ मित्रों हमारी श्रृंखला समाप्त हो जाती है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।